नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए YouTube चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान। आज से मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा इस भौतिक विज्ञान विषय पर, और आप लोग लाइन से मेरा वीडियो प्ले लिस्ट वाइज आप देखते रहिएगा और हैंड रिटेन नोट्स बनाते रहिएगा जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में तो बेहद फायदा मिलने वाला है, लेकिन इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बड़ी फायदा मिलने वाली है। जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं उसमें आपको बेहद ही फायदा मिलने वाला है। मैं यहाँ से पॉइंट आउट करते रहूँगा कौन सा बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पर्पज दोनों रहेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हो और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है हमारा वैद्युत स्थितिकी। इस वैद्युत स्थितिकी में होता क्या है कि हम क्या करेंगे, आवेश को बिल्कुल रोक करके, मतलब आवेश को चलाना और दौड़ाना नहीं है, बिल्कुल आवेश को रोक करके हमें जो भी काम करवाएंगे यहाँ पे आवेश रुका रहेगा, यानी कि स्थिर आवेश पर हम काम करवाएंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला टॉपिक यही आता है कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं। वैद्युत आवेश की बात करते हैं, यानी कि अगर आप क्या करें, किसी पेन को कभी आपने किया होगा छोटे में कि पेन लेकर के जब यहाँ पे हम रब करते हैं तो और कागज पे लगाते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को ये उठा लेता है अपने ऊपर। मतलब ये होता है कि ये वस्तु जो होता है आवेशित हो जाता है, यानी कि ये वैद्युत कार्य करना स्टार्ट कर देता है। कहने का सेंस ये है कि किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह वैद्युत कार्य करने में सक्षम हो, आवेशित वस्तु कहलाती है। अब देखिए, आवेशित वस्तु में दो कार्य होती हैं। मतलब आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, और बल तो दो ही होते हैं, एक तो आकर्षण होगा और एक प्रतिकर्षण होगा। तो उसके आधार पर दो प्रकार के हमारे आवेश निकल के आते हैं। एक जो होता है धनात्मक आवेश और दूसरा जो होता है ऋणात्मक आवेश। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए, जो है आवेशों का गुण। इससे क्वेश्चन जरूर ही बनता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला ये है कि मान लीजिए मैंने बताया एक धनात्मक आवेश है और एक ऋण आवेश है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये पॉजिटिव आवेश रहेंगे, यानी कि समान प्रकृति के आवेश रहेंगे, या तो वो धनात्मक हो या तो वो ऋणात्मक हो, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसको इधर खदेड़ेगा, इधर इसको इधर भगाएगा। मतलब एक दूसरे को कभी आने नहीं देंगे, दुश्मन होते हैं एक दूसरे के। सेम केस इसमें माइनस में भी होता है। ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब ये समान प्रकृति के आवेश हो जाते हैं, या तो प्लस हो और माइनस हो, समान प्रकृति के जब विपरीत प्रकृति के होते हैं, जब विपरीत प्रकृति के होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में आकर्षित करेंगे। इनमें बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत होता है, यूं समझ लीजिए कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वही पहला गुण निकल के आता है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जो अभी हमने बताया, या प्लस प्लस हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरा गुण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। कहने का सेंस ये है कि जब आप कलम को इस पे रब करेंगे बालों पे, तो आवेश इस वस्तु में था तभी तो आया, हमने इसको कहीं से दिया नहीं, हमने उत्पन्न नहीं किया, ये इसी में से जनरेट हुआ कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आवेश हमेशा वस्तु में रहते ही रहते हैं, उनको हम न तो बाहर से ला के दे सकते हैं और न ही उनको खत्म कर सकते हैं। यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। दूसरा बात आता है, तीसरी जो है आवेश की क्वांटीकरण प्रकृति। इसमें होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या कहता है, जो आवेश की हमारी क्वांटीकरण प्रकृति है, वो कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश
सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वह फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, मतलब भिन्नात्मक में नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता, एक नंबर में होगा, पूर्णांक में होगा। जैसे कि 1 आवेश, 2 आवेश, 3 आवेश, इस तरह से होगा। कभी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ना कि वो दशमलव में। अब यहाँ से फार्मूला निकल के आता है, यानी कि Q = प्लस माइनस ND। अब इसको समझ लीजिए, Q जो है वस्तु पर आवेश, जिस वस्तु पर हमें आवेश कैलकुलेट करना है वो उस वस्तु पर आवेश होगा। N जो हो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, N क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो होता है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है, जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब देखिए, अब मैंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो इसीलिए मैंने चिन्ह लगाया। हो सकता है कहीं धनात्मक आवेश हो तो वहां धन हो जाएगा, और वस्तु पर ऋणात्मक आवेश हो तो वहां ऋणावेश हो जाएगा। दूसरी चीज निकल के आती है कि स्थिर एवं गति अवस्था का आवेश के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या कि कहने का मतलब ये है, हम यहाँ स्थिर आवेश की बात करेंगे, लेकिन अगर आवेश गतिकी अवस्था में हो तब भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आप एज इट इज नोट बनाइएगा, और यहाँ से आपके बेहतरीन नोट्स बनेंगे जो आपके, ये देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं। तो एसआई पद्धति में जब अगर बात करेंगे हम, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक, कूलाम होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब हम देखेंगे कि एक कूलाम पर कितना आवेश हो रहा है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। यानी कि यदि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश हो तो हम देख लेते हैं एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि Q = Ne होता है। थोड़ी देर के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, छोड़ के चल रहे हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, इसको छोड़ देंगे। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बात करते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि Q का मान, यानी कि वस्तु पर कितना आवेश है, एक कूलाम, तो Q का मान दे दिया 1 कूलाम। और E का मान हम जानते हैं जो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब बच गया N, जिसे जो हमें कैलकुलेट करना है, इसकी बात करते हैं। अब इस फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो Q = हो जाएगा 1 N के जगह पे जो हमें निकालना है N ही रहने देते हैं, और E के जगह पे 1.6 × 10⁻90 रख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। अब ये जब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें n का वैल्यू निकालना है, तो इसको हमें इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर भेजेंगे तो इधर डिवाइड करेगा, यानी कि 1/1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। यानी कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n = अब देखिए, अगर ये माइनस में है, इसकी जो घात है, जो पावर है, वो माइनस में है। जब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1.6 × 10⁻19, यानी कि n = अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यानी कि 1 है, 10 दशमलव को जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगा, यानी कि 16 हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, 10 को 16 से भाग दे देना है। यानी कि अब भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बढ़ा के, दशमलव बढ़ा करके एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 16 × 96 होता है। तो यहाँ से ये 4 बच गया, और फिर 0 बढ़ा सकते हैं, और ये हो जाएगा 32, 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 8, और ये 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, यहाँ पे आएगा 0.625 × 10⁻19। अगर हम दशमलव को इधर जाते हैं, जो साइंटिफिक नोटेशन हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े थे, अगर दशमलव के इधर बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एक अंक इधर जाता है तो एक की कमी होती है, अगर इधर आता है तो एक अंक में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे 1.6
6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 80 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन यानी कि एक कूलाम यदि किसी वस्तु पर एक कूलाम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए यहां से हम परिभाषा लिखेंगे। एक कूलाम आवेश की परिभाषा हम देने जा रहे हैं। क्या करेंगे? एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होगी? इसको थोड़ा सा लिखिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। तो अभी हम लोग छोटे क्लास में जैसे हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे कि Q इज इक्वल टू, किसी वस्तु पर आवेश Q हो तो ये IT के बराबर होता है। हमें क्या करना है? देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये रटना नहीं है, बिल्कुल हमें समझना है, समझ के इसको लिखना है। क्योंकि किसी भी आप अगर एक कूलाम आवेश की परिभाषा लिखते हैं और क्वांटिटी से इस प्रकार की फार्मूला से अगर निकालते हैं तो आप किसी भी यूनिट का अगर परिभाषा पूछे, किसी भी एक यूनिट का परिभाषा पूछे, आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ किस तरह से एक यूनिट की परिभाषा हम लिखेंगे। हमें क्या करनी है? एक कूलाम आवेश चाहिए। यहाँ पे अगर हम I क्या है? वो करंट होता है, धारा होता है। इसको हम 1 ले लें जो कि एम्पियर में मापा जाता है। अगर हम T का मान हम 1 सेकेंड ले लेते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम I का मान 1 एम्पियर ले लें और सेकेंड का मान, समय का मान 1 सेकेंड ले लें तो Q इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी परिपथ में, अब ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा, कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित इस आवेश का मान 1 कूलाम हो जाएगा। ये रही एक कूलाम की परिभाषा। देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल समझिए कि अगर हम जानते हैं कि आवेश की ये जो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू IT, हम लिख सकते हैं। चूंकि हमको चाहिए यहाँ पे 1, तो इस I का मान 1 कर दीजिए और यहाँ पे T का भी मान 1 कर दीजिए, 1 सेकेंड कर दीजिए, 1 एम्पियर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यही इस एक का मतलब क्या होगा? कोई भी परिपथ बना हुआ है उसमें हम 1 एम्पियर धारा प्रवाहित कर रहे हैं और समय कितना लगा रहे हैं? 1 सेकेंड। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा अगर 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो उसमें प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम होता है। दूसरी बात समझिए, अगर दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, एक शब्दों में और हमने क्या किया, अगर किसी वस्तु पर ये 1 कूलाम आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हमने निकाला कि 6.25 मल्टीपल 8 टू द पावर 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में 6.25 मल्टीपल 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसमें प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम है। क्योंकि यदि 1 कूलाम आवेश है तभी तो ये निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 6.25 मल्टीपल 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो उसमें प्रवाहित आवेश का मान 1 कूलाम हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बिल्कुल लिख लीजिए कि 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम के बारे में कूलाम जी ने एक नियम दिया, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कूलाम का नियम ये कहता है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या वो आकर्षण हो सकता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आवेश Q2 रखा हुआ है और इनके बीच की दूरी में मान ले रहा हूँ थोड़ा देर के लिए R है। तो इस कूलाम के नियम के अनुसार ये जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, यानी कि Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा तथा इनके बीच की जो दूरी है
ये जो आर स्क्वायर इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इन दोनों नियमों को मैं मिला देता हूँ इस तरह से, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती हो गया Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एक बात समझिएगा, ये अनुक्रमानुपाती ना, इसकी पोजीशन बड़ा गड़बड़ होती है बेचारे की। ये थोड़े समय के लिए आता है, फिर एक कांस्टेंट से ये हट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये F है, इसको हम बराबर करेंगे, अनुक्रमानुपाती को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर एक के मैन मान लिया एक नियतांक है, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब ये हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस कूलाम के नियम, ये जो बल लग रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये निर्वात के लिए इसका जो मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये किसके लिए होता है? निर्वात के लिए। बिल्कुल, मतलब निर्वात कहने का मतलब ये है बिल्कुल खाली, जहाँ पे कुछ ना हो, बिल्कुल खाली, उसके लिए जो होता है ये इतना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, अभी मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। अभी के लिए जान लीजिए ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता है ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहा कूलाम का नियम। अगर हमें वेक्टर स्वरूप में लिखना है इसको कूलाम का नियम, अभी ऐसे लिख लीजिए। अभी वेक्टर स्वरूप आगे वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इसका वेक्टर स्वरूप किस प्रकार से लिखा जाएगा। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स आप बनाने का प्रयास कीजिए। अभी मैं आगे बता रहा हूं इसका वेक्टर स्वरूप किस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको देखेंगे, यदि ये जो आवेश है यानी कि Q1 और Q2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आवेश का जो गुणनफल हो वो पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये है कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के होने चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तब भी ये 0 से बड़ा आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव भी हो जाते हैं, दोनों आपस में नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तभी ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों आवेश हमारे, दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, समान प्रकृति के हो। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये आपका Q1 आवेश है और दूसरा ये आपका Q2 आवेश है। अब दोनों समान प्रकृति के हैं। मैं अब इनके बीच का जो दूरी है थोड़ी देर के लिए r है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब ये समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे में बहुत ज्यादा नफरत होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस Q2 आवेश पर इस Q1 आवेश के कारण हम बल की बात करें, यानी कि F की बात कर रहे हैं, किस पर? 2 पे, किसके कारण? 1 के कारण। ध्यान से देखिएगा, इस आवेश Q2 पे यानी कि 2 पर 1 के कारण जो बल लगेगा तो ये इसको क्या करेगा? बिल्कुल रिपेल करेगा, धकेलेगा, इधर भगाएगा इसको, यानी कि इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी कि इस आवेश Q2 पर यानी कि 2 पर 1 के कारण जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इधर होगी। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो आवेश की जो डायरेक्शन होगी वो किधर जाएगा? ये आवेश, यानी कि ये जो आवेश है आपका, ये जो आवेश है ये जा रहा है इधर 2 से, ये जा रहा है आपका 1 से 2 की ओर जा रहा है। ध्यान देखिएगा, इधर 1 आवेश है, इधर से इस ओर मूव करेगा। अगर ये वाला आवेश इस Q2 आवेश को इधर ढकेलता है तो ये जो Q2 आवेश है इस 1 से इस 2 की ओर, ये 1 से 2 की ओर ये मूव करेगा।
कहने का सेंस ये है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर लगाएंगे। वेक्टर स्वरूप का मतलब वेक्टर लगाएंगे। ये ध्यान रहे कि ये जो तीर है मतलब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये नहीं कि जिधर इसका तीर है उधर ही डायरेक्शन है। ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर फॉर्म को यहाँ पे तीर को हम ऐसे लेके चलते हैं। तो ये देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये यहाँ पे भी लगा लीजिएगा। ये हो जाएगी 2 पर 1 के कारण जो बल लग रहा है, तो ये तो कांस्टेंट चीज तो रहेगा ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की गतिशीलता है, हम निर्वात के लिए ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 है और Q2 है। अब मित्रों देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे, चूंकि यहाँ पे R स्क्वायर रखते हैं, R स्क्वायर का मतलब R के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रखते हैं, यानी कि अब ये जा किधर रहा है, 1 से 2 की ओर जा रहा है, यानी कि ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा है, यानी कि 1 से 2 की ओर जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 1 2 और इसका ये वेक्टर फॉर्म हो गया, और इसका जो होता है स्क्वायर हम लिखेंगे। मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने लिखा है, मापांक के रूप में लिखा है कि इसका जो होता है न्यूमेरल वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। लेकिन जब ये होता है तो यहाँ पे एक एकांक वेक्टर भी आता है, यूनिट वेक्टर भी आता है, जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इस बल के कारण, यानी कि इस आवेश के कारण इस पे बल की बात करता हूँ, यानी कि ये Q2 आवेश के कारण इस आवेश पर, यानी कि अब क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, इस 1 पर, इस पे, इसके कारण, ध्यान से देखिएगा ये वाला, यानी कि इस Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल। अब ये Q2 वाला, ध्यान दीजिएगा, ये जो Q2 वाला Q1 को ढकेलेगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के, ध्यान रखिएगा मैंने पहले ही लिख रखा है कि दोनों समान प्रकृति के हैं, यानी कि अब जो होता है Q2 Q1 को ढकेलेगा, यानी कि इधर धक्का देगा, तो इधर धक्का देगा तो ये जस्ट आपका ये इस साइड आ जाएगा इधर से, यानी कि कहने का सेंस क्या है, ये 2 से 1 की ओर आ रहा है मित्रों, यानी कि 2 से 1 की ओर आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 2 से, यानी कि उधर से इधर आ रहा है, यानी कि ये 2 आवेश से 1 आवेश की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मैं लिखूंगा F1 2, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैसे सेम ही रहेगा, बस चेंजिंग यहाँ पे होगा, इसकी मैग्नीट्यूड, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड रखूंगा, यानी कि R21 और ये हो जाएगा इसकी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर से यहाँ एक यूनिट वेक्टर आएगा जिसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं, ये जो होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2n हो जाएगा। अब दूसरा केस, ये तो पहला था, दूसरे केस में हम बात कर लेते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यदि ये Q1 और Q2 का मान लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, इनका जो प्रोडक्ट है जो हमने गुणा किया है वो नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, दोनों विपरीत प्रकृति के हों, मतलब एक माइनस हो जाए और एक प्लस हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और प्लस ये दोनों आपस में मिलते हैं तो माइनस ही होता है। सेम वही चीज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों आवेश, यानी कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। अब इस केस में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका है Q1, आप कुछ भी ले सकते हैं, A1 की जगह ABC भी ले सकते हैं, बस कंसेप्ट को समझिए। अगर रट के चलेंगे तो ये भूल जाएगा एग्जाम के समय, लेकिन अगर इस तरह से आप समझ के चलते हैं तो आप यहाँ पे एक की जगह B भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, जो आपका मर्जी करे आप वो लेके चलिए, बिल्कुल आसानी से इसको अप कर लेंगे अगर आप समझे रहेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं मान ले रहा हूँ ये आपका कौन सा है, ये Q2 आवेश है, और इनके बीच का जो दूरी है मैं R मान लिया। अब इसको आगे चलते हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए, अब ये दोनों क्या है, विपरीत प्रकृति के हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो विपरीत प्रकृति के होते हैं एक दूसरे में प्यार मोहब्बत होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, बिल्कुल चाहते हैं अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब मैं बात कर रहा हूँ F की इस Q2 पे, यानी कि Q2 पर 1 के कारण मैं बात कर रहा हूँ, Q2 पर 1 के कारण इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये
अगर ये इस पे बल लगा रहा है तो अपनी ओर खींचना चाहेगा, आकर्षित करना चाहेगा, यूं कह ले अपनी ओर बुलाएगा इसको, यानी कि ये इस डायरेक्शन में आएगा। किधर जा रहा है देखिए ध्यान से, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि 2 से 1 की ओर आ रहा है, यानी कि 1 वाला आवेश, यानी कि Q1 आवेश जब Q2 पे बल लगाएगा तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि इसको 2 से 1 की ओर लेके आएगा इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है, इधर 2 है और जा किधर रहा है 1 की ओर, यानी कि 1 के डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला फॉर्मेट बनके तैयार होता है। अब इसी फॉर्मेट को आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पे F2 पर 1 के कारण, यानी कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला जो बल है वो हो जाएगा आपका, ये जो फार्मूला जो कांस्टेंट है ये अपने जगह पे रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, ये Q1 और ये Q2 हो जाएंगे। और यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड की बात मैं करूंगा, इसके जो मापांक की बात मैं ले लूंगा 2 से 1 की ओर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। और यहाँ पे जो हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर मैं लेके चलूंगा, ये जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर 2 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी केस में, यानी कि जब Q2 जो आवेश है इस Q1 पर बल लगाएगा, तो मैंने फिर से बता रहा हूँ एक बार और कि ये दोनों जो होते हैं समान प्रकृति के, विपरीत प्रकृति के जब होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्यार मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाता है इनमें। तो अब ये क्या करेगा, ये जो Q2 आवेश से Q1 को अपनी ओर खींचेगा। कहने का मतलब ये है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, यानी कि अब किधर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जा रहा है आपके 1 से 2 की ओर मूव करेगा। इस 1 से अगर ये Q2, ध्यान से देखिएगा, अगर ये Q2 आवेश इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी कि Q1 आवेश पर इस Q2 का जो प्रभाव है, जो बल है, वो इधर अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि ये 1 से 2 की ओर आ रहा है, तो मैंने लिखा 1 से 2 की ओर माइग्रेट कर रहा है, 2 की ओर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 बाई, यहाँ पे R की अगर मैं बात करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड मैं रखूंगा 1 2 लिखूंगा, और ये ऐसे हो जाएगा स्क्वायर, और ये यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आ जाता है जो ये है 1 2 है ये। तो ये हमारे हो गए आपके कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। बिल्कुल आसान है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, रटेंगे तो ये 1 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर अच्छे से आप लिखते हैं, बिल्कुल समझ के लिखते हैं, तो ये 1 और 2 में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पे ABC भी आ जाता है तो भी आप अच्छे से इसको टेकल कर लाएंगे। बस ये देखिएगा कि कौन समान प्रकृति का है और कौन विपरीत प्रकृति का है। अगर समान प्रकृति के हैं तो एक दूसरे में नफरत होगा, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो उसके अनुसार आप देख लेंगे कौन किधर जा रहा है, और इस फॉर्मेट में आप लिख लेंगे आसानी से। और दूसरी बात यह है कि अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इधर देख लेंगे आप किधर जा रहा है, और उसके अनुसार से आप इसको आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि जो ये R12 है, ये जो R12 है ये और R21 है, ध्यान से देखिएगा, ये R12 और R21, और R12 और R21 को अगर देखें तो ये जो R12 है वो किधर जा रहा है, 1 से 2 की ओर माइग्रेट कर रहा है, और ये जो R21 है वो इधर जा रहा है, यानी कि इनकी डायरेक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि माइनस चार्ज आएगा। तो जब ये विपरीत है तो ये बल भी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत है तो ये भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा, यहाँ से F12 ये जो होते हैं एक दूसरे के ऐसे विपरीत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आता है, देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं लेकिन परिमाण में तो बराबर है। ये ध्यान से देखिए, ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन परिमाण में अगर देखा जाए थोड़ी देर के लिए, इनकी जो न्यूमेरल वैल्यू आप देखेंगे तो ये दोनों बराबर है। और यही तो आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक बल बराबर है
लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलाम का जो वेक्टर स्वरूप है, यानी कि कूलाम का जो नियम है, वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है यहाँ पे। यानी कि बल जो होते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो रही है, यानी कि ये कूलाम का नियम जो होता है न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि कि इससे आने वाला जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके और उसे आप हैंड रिटन नोट्स बना सके। अगर आपको इसमें कहीं डाउट मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, हम इसका रिप्लाई करने का बेहद ही प्रयास करेंगे और आपको रिप्लाई देंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नॉलेज ग्रोथ एकेडमी, और आज से ये वीडियो मैं वीडियो डालता रहूंगा। धन्यवाद।